नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मछली उछली के पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले हम गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझेंगे, क्योंकि इस अवधारणा का उपयोग आने वाले प्रश्नों में होने वाला है। तो हम आज पढ़ेंगे दूरी, गति और समय के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे एक बच्चे की तस्वीर देख पा रहे हैं और मैंने दो जो जिले हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, उनके मैंने नाम लिख लिए हैं, एक मंडी और एक चंबा। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो नाम है, इस लड़के का, इसका नाम है मोहन। मोहन मंडी से चंबा जाना चाहता है। ठीक है, मोहन कहां से कहां जाना चाहता है? मंडी से जाना चाहता है चंबा। तो मंडी से चंबा के बीच की जो लंबाई है, ठीक है, मान लीजिए मोहन जो है वो सड़क से जाता है। ठीक है, सड़क का उपयोग करते हुए मंडी से चंबा तक जाता है। तो जो मोहन ने मंडी से चंबा तक की दूरी सड़क के माध्यम से तय की। ठीक है, देखिए मंडी से चंबा तक की जो लंबाई है, सड़क के माध्यम से जो मंडी से चंबा तक की जो कुल लंबाई है, यहां से यहां तक, इस लंबाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दूरी। ठीक है, मंडी से चंबा तक की दूरी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको दूरी कहते हैं। ये जो कुल लंबाई है रास्ते की, मंडी से लेके चंबा तक की जो लंबाई है, इस कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद बारी है गति की। तो गति किसे कहते हैं? जैसे मोहन चंबा तक, मंडी से चंबा तक गया, तो वो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितनी दूरी उसने तय की? 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? किसने? मोहन ने। मंडी से चंबा तक उसने हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? उस चीज को हम कहते हैं गति। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं? प्रति घंटे कितनी दूरी तय की गई, उसे हम गति कहते हैं। कि मोहन ने मंडी से चंबा जाते समय हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसे हम गति कहते हैं। और समय का आपको पता है कि उसने मंडी से चंबा तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया है, उसे समय कितना लगाया। ठीक है, जैसे हो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी उसने घड़ी के हिसाब से समय लगाया, तो वो चीज क्या होती है? उसे हम समय कहते हैं। समय आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ बहुत ही जरूरी जो है इंपॉर्टेंट गणित के जो फॉर्मूले हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गति। ठीक है, तो गति को किस में मापते हैं बेटा? गति को मापते हैं, पहले देखिए गति किस में मापी जाती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मान लीजिए हमने किलोमीटर, दूरी हमने किलोमीटर में ली है, समय हमने घंटे में लिया है, तो गति को किस में मापेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को जब समय के साथ भाग दिया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास गति आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो है दूरी का। तो दूरी को किस में मापा जाता है? वैसे मीटर में भी मापा जाता है, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है, लेकिन हमने इसकी इकाई ली है किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी को किलोमीटर में माप रहे हैं हम यहाँ। और दूरी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जब आप गति को समय के साथ गुणा करेंगे। किसे गुणा करेंगे? गति को। किसके साथ करनी है गुणा? समय के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगी? दूरी प्राप्त होगी। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है समय। तो समय को किस में देखा जाता है? समय को किस में मापा जाता है? घंटों में मापा जाता है। और समय का जो फॉर्मूला है वो क्या है? दूरी को जब भाग देंगे हम गति से तो हमें प्राप्त होगा समय। ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इस तरह से, ये भाग का निशान है। तो दूरी को जब भाग के साथ आप भाग देंगे, आपके पास प्राप्त होगा समय। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है?
तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? ठीक है, आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे लेने हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कि क्या आपने कभी समुद्र देखा है? अगर देखा है तो आपने कहाँ देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप अवश्य आपने फिल्मों में जो समुद्र दिखाया जाता है उसमें आपने समुद्र अवश्य देखा होगा। अपनी आंखें बंद करके सोचो, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है? आपने यहाँ लिख लेना है कि आपके विचार में जो लहरें हैं वो कितनी ऊपर उठ सकती है। ठीक है, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो, ठीक है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो और तेज हवा के साथ ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नाव है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ऊंची ऊंची लहरों के साथ जो नाव है उसका संतुलन वो खो देते हैं और कई बार उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो हमारा प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न वो क्या है? लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी चल रही है नाव? 4 किलोमीटर। इसका मतलब चाल कितनी है? इस नाव की चाल कितनी है? चाल हो जाएगी इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। घंटों को किस में लिखते हैं हम? आवर लिखते हैं ना। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इसकी क्या है? गति है या चाल है। ठीक है, तो अब हमारा सवाल जो है वो क्या है? 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो 10 किलोमीटर तक अगर इन्हें जाना है तो इन्हें कितना समय लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले ये जो है हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी, वो कितनी है? वो है हमारी 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर की हमारी ये दूरी है। ठीक है, ये देखिए, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो जैसे हमने पढ़ा कि जो समय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटा गति। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अपनी वीडियो की शुरुआत में ही, कि जो हम आज फॉर्मूले पढ़ेंगे उनका उपयोग हम आगे चलने वाली जो हमारी वीडियो है इसमें आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाएगा। तो समय का फॉर्मूला हो गया दूरी बटा गति। तो दूरी हमारे पास है 10 किलोमीटर, गति हमने अभी देखी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गति क्या होती है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो 1 घंटे में उसने 4 किलोमीटर दूरी तय की, तो इसकी गति हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 10 किलोमीटर को भाग देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? दूरी हमने 10 किलोमीटर बटा यानी भाग गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 10 को जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा? 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे उसको 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगेंगे। इसको हम एक और आसान शब्दों में और इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, 1 घंटे में उसने दूरी तय की 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कर रही है वो 4 किलोमीटर। उसके बाद 2 घंटे में वो कर रही है कितनी? 8 किलोमीटर। और उसके बाद हमारे पास दूरी कितनी बच गई? 10 किलोमीटर में सिर्फ 2 किलोमीटर। तो जैसे 4 किलोमीटर उसने 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? आधा घंटा लगेगा। तो 1 घंटा उसने 4 किलोमीटर के लिए, दूसरा 1 घंटा उसने अगले 4 किलोमीटर के लिए, हो गए 8, और अगले 2 किलोमीटर में उसने आधा घंटा लगाया, यानी 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का आधा कितना होता है? 30 मिनट होता है। तो 2 घंटे और 30 मिनट जो है, 2.5 का क्या मतलब हुआ? 2.5 का मतलब हुआ 2 घंटे 30 मिनट।
0.5 का मतलब क्या हुआ, आधा, ठीक है, 0.5 यानी आधा, तो आधे घंटे में 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का समय इसको 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगेगा। उसके बाद कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। तो जिन नावों में मोटर लगी होती है उनकी गति जो है सामान्य नावों से ज्यादा होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल सकती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक चल पाएगी। तो देखिए, 1 घंटे में मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी है 20 किलोमीटर। ये आप यहां देख सकते हैं कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 3.5 घंटे या 3 सही 1/2 या 3.5, ये तीनों चीजें जो है एक ही है। ठीक है, 3 सही 1/2 इसका मतलब भी 3.5 हुआ और 3.5 इसका मतलब भी 3.5 हुआ। ठीक है, तो 3.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, आपने फॉर्मूला पढ़ा दूरी का गति गुना समय। ठीक है, तो गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये है गति कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना है 3.5। ठीक है, तो 20 को 3.5 के साथ जब गुणा की तो क्या हो गया हमारे पास हो गया 70 किलोमीटर। ठीक है, या यहाँ पे हम एक नियम का उपयोग भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में दूरी है 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में दूरी किस तरह से निकालेंगे, हम 20 को गुणा करेंगे 3.5 के साथ, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 70 किलोमीटर। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, चाल हमारे पास वही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब आपने निकालना है कि 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो आपने समय का फॉर्मूला पढ़ा कि समय का क्या फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल या दूरी बटा गति। तो यहाँ चाल दी है तो हम गति की जगह चाल लिख लेंगे। तो 85 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, यानी दूरी को भाग देंगे चाल के साथ। तो दूरी है हमें दी हुई है 85 किलोमीटर, हमने अब इस प्रश्न को देखना है दूरी इसमें कितनी है 85 किलोमीटर है। तो 85 किलोमीटर भाग चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसको लिख लिया हमने, तो इसमें आ गए 4.25 घंटे। 4.25 घंटे 85 को जब 20 के साथ अब भाग देंगे तो कितना आएगा 4.25 घंटे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 4 हमारे पास पूरी इकाई है तो इसमें लिखेंगे हम 4 घंटे और 25 जो है 25 इसका क्या मतलब हुआ 25 का कितना मतलब हुआ 1/4। ठीक है, 25 का मतलब हुआ 1/4, 100 में से 1/4। तो हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का 1/4 कितना हुआ 15 मिनट। तो 4 घंटे और 15 मिनट इसमें हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 घंटे। ठीक है, और कितने मिनट हो गए, और हो गए हमारे पास 15 मिनट। ठीक है, इस तरह से 4 घंटे और 15 मिनट हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से 85 किलोमीटर को तय करने में जो समय है वो लगेगा 4 घंटे 15 मिनट, या और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास 4 घंटे 4.25 घंटे। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हमारा उत्तर ये भी सही है। तो मछली उछली के पार्ट 2 में आज इतना ही। कल या आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मछली उछली के पार्ट 3 के बारे में, और आने वाले जो हमारे प्रश्न हैं दूरी गति समय से ही संबंधित है, उन प्रश्नों को हम आने वाली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, एक बात और, जो NCERT के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में हर एक चैप्टर में आपको
कोई ना कोई गणित से संबंधित 2 या 3 अवधारणाएं जो है वो दी हुई है। जैसे हमने अभी इसी चैप्टर में देख लिया कि एक तो हमने इसमें आकृतियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। दूसरे हमने आज पढ़ा दूरी, गति और समय के बारे में। और आने वाली जो वीडियो है उनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसी पार्ट में जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, मूलभूत संख्याओं से संबंधित संक्रियाएं हैं, उनको भी देखेंगे। और साथ में ही साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।